नमस्कार। YouTube के एक और अंक के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। मेरा नाम सुभाष शर्मा है। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आपने अपने परिवार मित्रों के साथ इस बार कोरोना की एहतियात रखते हुए दशहरा पर्व को मनाया होगा। मेरा वादा तो आज कुछ और था। मैं जो पिछला मेरा एपिसोड था उसका अंक 2 बेरोजगारी, पलायन, कारण और निवारण, इस पर कुछ आज बोलने का मेरा वादा था। इस पर मैं बोलूँगा संभवतः एक आध दिन के बाद। लेकिन इस बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट हमारे प्रदेश के अंदर हुआ है और जो बहुत गंभीर प्रकृति का है, इसलिए आज मुझको लगता है कि इस विषय पर बोलना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इसको पूरा सुनिएगा क्योंकि ये जो प्रकरण है, कोई हाई कोर्ट नैनीताल ने आदेश किया, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, प्रकरण जुड़ा हुआ है झारखंड का, तो ये क्या है? मैं आपको इसकी एक एक बारीकी आपको मैं बताना चाहता हूँ इस पूरे प्रकरण की, क्योंकि मैं इस पूरे प्रकरण में बहुत प्रारंभ से, वर्ष 2018 से ही मेरे पास इस प्रकरण की जानकारी है और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, किसी से सुनी हुई या कहीं और से पढ़ के मैं आपको जानकारी नहीं दे रहा हूँ। ये सब मेरे संज्ञान में 2018 में आ गई थी। मैं वहां से आपके सामने आज ये मुद्दा रखना चाहता हूँ। ऐसा था, आप सब जानते हैं कि हमारे त्रिवेंद्र रावत जी ये पार्टी के सचिव थे या उपाध्यक्ष थे, मुझे भी याद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के, और झारखंड के चुनाव से पहले इनको वहां का झारखंड का प्रभारी बना दिया गया था। तो जिस वक्त वहां थे तो जाहिर है इन्होंने अपनी पार्टी के लिए वहां पर जोड़ तोड़ की होंगी और जोड़ तोड़ करने के बाद वहां सरकार भी बनी और इनको उसका श्रेय भी मिला। लेकिन उस दौरान हो जाता है, नेताओं से बहुत बार हो जाता है, अति उत्साह में कुछ बातें बोल जाते हैं। वहाँ एक कार्यकर्ता थे जो बचपन से ही संघ के थे, उनके घर पे इनका काफ़ी आना जाना हो गया। उनका व्यवहार, उनका लोगों से परिचय, उनकी हवा भगत अच्छी लगी होगी तो इन्होंने उनके घर में आना जाना शुरू कर दिया और फिर लगभग इनका वहीं उनके घर में उठना बैठना काफ़ी चालू हो गया। अब इस प्रकरण का हमको ना मालूम था, ना हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वर्ष 2017 में आप सब जानते हैं मैंने भारतीय जनता पार्टी की कुछ गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। साफ ही बता देता हूँ और आपको मालूम ही है, मैंने कहा था कि ये 9 विधायक जो कांग्रेस से तोड़ के लाए हो, इनको आपने टिकट का वायदा क्यों किया है? तो इन्होंने कहा नहीं हमने नहीं करा। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हो, आपने इनसे वायदा किया है, क्योंकि वो मेरे भी मित्र हैं। तो इस बात को लेकर के मुझे कहा गया कि ये पार्टी की अनुशासनहीनता है। अब आप ही तय करना कि अनुशासनहीनता थी या नहीं थी। बहरहाल मुझे निकाल दिया गया। निकालने के बाद आप जानते हैं मेरी आदत है, जब मुझे बगैर गलती के बिना बात के निकाला गया, बिना किसी कारण के निकाला गया, बिना किसी पार्टी विरोधी काम के मुझे पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया अजय भट्ट, त्रिवेंद्र रावत एवं इनकी मंडली ने। क्यों क्या किया मैंने इसकी कभी परवाह नहीं करी। मैंने पद तो लिया नहीं था कभी भी। बहरहाल मैं उसके बाद बहुत मुखर हो गया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और मैंने जम के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो उनकी गलतियां थी उस पर लिखना शुरू किया। अभी जब लिखा मैंने तो मेरे 1-2 वीडियो भी बने। वो उत्तरा बहुना जो मैडम थी, एक शिक्षिका, आपको मालूम होगा, आपके भी उस वक्त खून खौला होगा जब हमारे मुख्यमंत्री ने उसके साथ कितना गंदा व्यवहार किया था। एक तो मैं उनके स्वर्गीय पति को बचपन से जानता था, मेरा एक ये भी नाता था, और दूसरे एक वो शिक्षिका थी, अपनी बात उन्होंने जायज रखी थी, उन्होंने उनकी बात में दम था, तो मैं उनके साथ हो गया और मैंने पहली बार उनके पक्ष में कोई वीडियो डाला। और राजेश बहुना, जो आजकल आप राजेश पोल खोल बहुना के नाम से जिनको जानते हो, वो मेरा एक वीडियो बना करके ले गए। उस वीडियो को पहले हजारों और फिर लाखों उसको व्यूज मिले और लोगों ने उस पर कमेंट करना शुरू किया और वो उत्तरा बहुना वाला मुद्दा पूरे देश का मुद्दा हो गया। आपने भी उस वक्त समर्थन दिया होगा उनको और शायद आपके समर्थन की वजह से ही वो आज बहाल हुई नौकरी में, वरना उनको तो ना तनख्वाह मिल रही थी ना कहीं पोस्टिंग थी। वो तो एक किस्म से नौकरी से बर्खास्त थी, लेकिन न्याय मिला। सब उनके साथ खड़े हुए तो उनको न्याय मिला। बहरहाल ये बात किसी तरह से रांची पहुंच गई। तो रांची से मुझे एक दिन एक स्थानीय मित्र जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनके माध्यम से एक व्यक्ति ने संपर्क किया और कहा साहब आपके बारे में सुना है, आप सच्चाई का साथ देते हो, क्या मेरा साथ दोगे? मैंने कहा आप परिचय दो।
तो ये वही शख्स थे जिनके घर त्रिवेंद्र का आना जाना था। उन्होंने बताया मेरा नाम अमृतेश चौहान है। मेरी उनसे अपने ही फोन पर, उनके फोन नंबर से मेरे फोन पर वार्ता होती थी और ऐसी वार्ता 50-100 बार हुई कम से कम। उन्होंने बताया कि जब त्रिवेंद्र जी यहाँ पर रहते थे, अच्छा ये उनका दावा है, ये मैं ये आरोप नहीं लगा रहा, ये आरोप उनके थे और मेरे पास उनके इस आरोप के और इस कथन को सिद्ध करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि त्रिवेंद्र रावत मेरे घर आते थे और यहाँ मेरी मदद से मैंने उनकी सरकार बनाने में भी मदद करी और बहुत सारी चीजें उन्होंने दिखाई। वो चिट्ठी भी दिखाई जिस पर संभवतः कुछ पैसे के हिसाब किताब का एक गड़बड़ था, पार्टी फंड का, वो चिट्ठी भी है। वो चिट्ठी मीडिया में भी आई और रांची में तो खूब छपी। बहरहाल मैंने कहा बताइए क्या मामला है। तो कहने लगे मुझसे त्रिवेंद्र जी ने 25 लाख रुपए ले लिए। मैंने कहा किस बात के ले लिए। कहने लगे इन्होंने मुझे कहा कि तुम इतना कर रहे हो पार्टी के लिए तो गौ सेवा सदन के मैं तुम्हें अध्यक्ष बना देता हूँ, उसका ठीक ठाक बजट होता है तो कुछ खर्च कर दो, मुझे भी चुनाव लड़ना है उत्तराखंड में अब जाकर के। तब ये मुख्यमंत्री नहीं हुए थे और जहाँ तक मुझे याद है उससे पहले ये विधायक भी नहीं थे, हार गए थे, रायपुर से ही हारे थे, मेरे ही क्षेत्र से। अब उस क्षेत्र के 2 हो गए थे, रायपुर डोईवाला, तो इन्होंने कहा मैं अब डोईवाला से लड़ूंगा। फिर ये लड़े। उन्हीं दिनों नोटबंदी भी हो गई 2016 की। तो ये 2017 में इन्होंने मुझे सबूत भेजे, बहुत सारी रसीदें भेजी कि मैंने त्रिवेंद्र जी के दिए हुए इन खातों में, और वो त्रिवेंद्र जी के करीबी लोग हैं, मैं उनको जानता हूं। अगर त्रिवेंद्र मना करेंगे कि नहीं मेरे करीबी नहीं है तो मैं उनके सबूत दूंगा। और वो लोग इन्होंने जो रांची के हमारे अमृतेश थे, इन्होंने ना जाने कैसे, क्योंकि वो तो लिमिट थी उस वक्त पैसे निकालने की भी और जमा करने की भी, आपको मालूम ही। तो इन्होंने उस वक्त बड़ी बड़ी रकमें 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, 3 लाख, इतने पैसे अलग अलग खातों में जमा करे, ये उन्होंने बताया और उन्होंने मुझे उसकी रसीदें भेजी। रसीदें मेरे पास आज भी सुरक्षित हैं, बिल्कुल पूरी पढ़ी जा रही हैं वो रसीदें व्हाट्सएप में। और अपना इन्होंने एक व्हाट्सएप पर कम्युनिकेशन दिखाया, बातचीत दिखाई, जिसमें ये एक मैसेज भेज रहे हैं, फिर वहाँ से त्रिवेंद्र रावत की फोटो लगा हुआ एक व्हाट्सएप मैसेज इनके पास आ रहा है। तो मैंने इनसे पूछा भी कि ये फोटो किसकी है। इन्होंने कहा ये त्रिवेंद्र रावत की है। मैंने कहा वो दिख तो रहा है मगर ये नंबर किसका है, तुम तो भैया जी लिख रहे हो। तो इन्होंने कहा ये नंबर त्रिवेंद्र रावत का ही है और त्रिवेंद्र रावत यहाँ से उनको जवाब भी दे रहे हैं। यानी दोनों के बीच में वार्तालाप होता था। ये वार्तालाप सबसे पहले सार्वजनिक अमृतेश चौहान जो रांची के हैं उन्होंने ही किया। उन्होंने इसको सोशल मीडिया में डाल दिया। यानी ये सब पहले से व्हाट्सएप, और मेरे अलावा कई और लोगों से इन्होंने बातचीत करी, मैं अकेला नहीं था, ये मुझे बाद में पता लगा। मैंने कहा भाई आ जाओ, तो मुझे वो वादा करते रहे कि साहब मेरे 25 लाख रुपए हैं, त्रिवेंद्र जी को मैं बार बार कह रहा हूँ मुझे गौ सेवा सदन का अध्यक्ष बनवा दो, और नहीं बनवा रहे तो मेरे पैसे वापस कर दो। अब मेरे संपर्क मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, मेरे फोन नहीं उठा रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप का जवाब नहीं दे रहे हैं, अब सीएम हो गए हैं तो अब प्रोटोकॉल हो गया, मैं उनसे मिल भी नहीं पा रहा हूँ, ये वगैरह वगैरह उन्होंने अपनी समस्या बताई। मैंने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मेरी सहानुभूति है तुमसे, क्योंकि तुम एक मध्यम वर्गीय परिवार के हो और 25 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा और तुम कहीं भी मेरे नाम का दबाव अगर डाल करके अपने पैसे वसूल सकते हो तो भाई कर लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं आने वाला हूँ, मैं चल दूंगा, मैं आ जाऊंगा। होंगी परेशानियां होंगी, वो डरते भी थे कि सीएम के खिलाफ उसी के राज्य में उसी के घर में जाकर के आवाज उठाने में पता नहीं क्या क्या उनके साथ हो जाएगा। मैंने उनको भरोसा दिलाया मगर शायद उनको भरोसा नहीं बना, उन्होंने और लोगों से संपर्क किया, फिर मेरे से संपर्क करना उन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद मुझे 2018 में पता लगा कि कुछ लोगों के खिलाफ, हमारे यहाँ के पत्रकार हैं राजेश शर्मा, तो उस वक्त नहीं थे, उमेश शर्मा पत्रकार, उनके खिलाफ रांची में उसी अमृतेश ने एक रिपोर्ट लिखा थी और ये रिपोर्ट लिखाई कि ये उमेश शर्मा मेरे संपर्क में रहते हैं और मुझे त्रिवेंद्र रावत की सरकार गिराने के लिए, त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ बोलने के लिए बार बार उकसा रहे हैं और मुझे ये कह रहे हैं कि तू त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ बोल तो मैं इसकी सरकार गिराऊंगा। ये आरोप उसने उमेश शर्मा पर लगाया, मुझे कुछ नहीं कहा उन्होंने, मैं बीच में नहीं पड़ा। मैंने कहा पत्रकार उमेश शर्मा एक बड़े खिलाड़ी हैं, उनका और मुख्यमंत्री के बीच का मसला है, तो न जाने क्या है, मैं ठीक से जानता नहीं था तो मैं चुप रहा उन दिनों। लेकिन हाँ, मेरे से लोगों ने पूछा तो मैंने बताया, उनके जो करीबी लोग थे उनको मैंने बताया कि इसका मेरे से भी संपर्क हुआ है।
तो मैंने जब उनके साथ बैठ के देखा तो पता लगा जो जो समाचार जो व्हाट्सएप उसने उनको भेजे थे वो उसने मुझे भी भेज रखे थे। उनको उन्होंने सार्वजनिक कर दिया, वो सार्वजनिक करके उनके खिलाफ बहुत सारे मामले कर दिए, राजद्रोह भी बना दिया, उनको यहाँ से ले गए। 28 अक्टूबर जो कल का दिन गया, 28 अक्टूबर को 2018 को उनकी गिरफ्तारी हुई, वो रांची ले गए, उनके ऊपर राजद्रोह लगाया, फिर वो राजद्रोह कोर्ट ने हटा दिया और हटा करके संभवतः उसकी कार्रवाई स्टे है या वो कार्रवाई चल रही है, ये मुझे ठीक से नहीं पता। लेकिन जो मैंने सुना शायद उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरी कार्रवाई में स्टे लगा रखा है, लेकिन राजद्रोह तो समाप्त कर दी थी। मैं गलत भी हूं तो मेरा कोई न्याय व्यवस्था में दखल देना का मेरा कोई मकसद नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी इतनी ही है। यहां भी बात फिर मैं बहुत बीच में नहीं पड़ा। इसके बाद हम एक दिन इंदिरा हृदय जी नेता प्रतिपक्ष के पास गए, मैं और स्थानीय पत्रकार एक राजेश शर्मा, उनका यहाँ एक शांति दैनिक है क्राइम स्टोरी के नाम से, हम दोनों इंदिरा हृदय जी को फोन करके उनसे समय लेके रात को घर गए। सदन उन दिनों चल रहा था और हमने उनको सारे कागजात दिए। उन्होंने मुझे कहा कि ये कागजात ऑथेंटिक हैं, कैसे मालूम? मैंने कहा जी मैं इन पे अपने सिग्नेचर कर रहा हूँ और अपने साइन करके सेल्फ अटेस्ट करके दे रहा हूँ, ये सब मेरे व्हाट्सएप पर सुरक्षित है। तो उन्होंने वो कागज लेकर अगले दिन वो मुद्दा उठाया और जो मुझे जानकारी है उसके हिसाब से शायद विधानसभा में ये कहा गया कि ये मामला सब जुडिशियल है, पहले से ही न्यायालय में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, रांची हाई कोर्ट में चल रहा है, तो इस पर विधानसभा कोई संज्ञान इसका नहीं लेगी और इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हमने भी इसको तकनीकी मान के हम चुप हो गए, छोड़ दिया हमने। हाँ, इसी बीच उस अमृतेश चौहान ने मुझे एक सूची भेजी। उसने कहा कि जब मैंने सीएम त्रिवेंद्र रावत को मैसेज भेजा कि साहब मेरा सीए कह रहा है कि नोटबंदी का समय है, एक अकाउंट में ज़्यादा पैसे जमा नहीं हो सकते, तो मुझे ज़्यादा और अकाउंट नंबर्स भेजो, तो कह रहा मुझे ये सूची त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भेजी है, ये मुझे अमृतेश ने कहा, ये लिखित में कहा, ये व्हाट्सएप उसने मुझे भेजा कि एक पूरी ये टाइप सूची टेबल बना करके कि ये 10-12 अकाउंट्स हैं, 8 थे, 10 थे, 12 थे, मुझे अब ठीक से याद नहीं है। तो उसमें जब मैंने नाम देखे और उसने मुझे वो व्हाट्सएप भेज दिया। मैंने कहा मुझे ये व्हाट्सएप कहाँ से मिला? ये तो किसी का अकाउंट नंबर है। तो उसने कहा कि ये मुझे त्रिवेंद्र जी ने भेजे हैं या भिजवाए हैं, जो भी उसने बताया होगा, और मुझे भेजे। तो मैंने देखा वो तो हरिंदर रावत हैं, डॉक्टर हरिंदर रावत मेरे मित्र हैं। मैं उनके घर गया, ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। मैं उनके घर गया और मैंने कहा आपसे मेरी मित्रता है, लेकिन आपका कहीं नाम चल रहा है इस तरह से, तो ये देखो। तो उन्होंने कहा ये अकाउंट तो मेरे इन बैंकों में अकाउंट तो हैं। फिर वो अंदर वाले कमरे में गए और उन्होंने अपनी पासबुकें उठा करके लाए, चेकबुक उठा के लाए, तो उन्होंने मिलान किया। मुझे कहने लगे हाँ ये तो अकाउंट नंबर सब मेरे और मेरी श्रीमती जी के हैं, मेरे कुछ ज्वाइंट हैं, कुछ उनके नाम से हैं, कुछ मेरे नाम से हैं, कुछ मेरी संस्थाओं के हैं। ये अकाउंट कैसे पहुंचे? मैंने कहा ये रांची पहुंचे हुए, रांची वाले ने मुझे भेजे हैं। मैंने उनको अपना व्हाट्सअप भी खोल के दिखाया, तो कहने लगे तो गंभीर मामला है। मैंने कहा आप मेरे मित्र हो और मैं आप पर भरोसा करता हूँ और मुझे लगता है कहीं आपका इसमें इस्तेमाल हो रहा है। अब कौन कर रहा है इस्तेमाल मुझे नहीं पता, लेकिन वो रांची वाला अमृतेश ये क्लेम करता है कि ये अकाउंट त्रिवेंद्र ने ये बोल करके कि ये मेरे साडू का अकाउंट है, रांची वाले ने ये मुझे बताया। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ साडू तो मेरे हैं, रिश्तेदारी तो मेरी है, लेकिन अलग ये मामला अलग है, मेरा अकाउंट नंबर रांची कैसे पहुंच गया? मैंने कहा ये गंभीर मामला है, आप इसको देखो और आप इसमें मालूम करो। मैं बोल के चला आया। मैं इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पचड़ों में पड़ता नहीं, और मित्र बीच में आ जाए तो मैं इससे ज़्यादा लंबा, हालांकि त्रिवेंद्र के खिलाफ मुझे सबूत मिल रहे थे, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा। मैंने कहा नहीं, एक तो उस गरीब के 25 लाख रुपए और दूसरा इधर हरिंदर जी का है, मिसयूज हो रहा है उनकी पत्नी का, और मैं उन दोनों का बहुत सम्मान करता हूँ। दोनों बड़े पढ़े लिखे और लर्नेड व्यक्ति हैं, दोनों प्रोफेसर हैं, हरिंदर जी भी और हमारी आदरणीय भाभी जी भी। अच्छा, मैं भी तब तक यही समझता था कि उनकी पत्नी और त्रिवेंद्र की पत्नी दोनों सगी बहनें हैं, मुझे ऐसा मालूम था। अच्छा, सही बात तो यह है कि जब भी कभी जिक्र आया तो किसी ने इसका खंडन भी नहीं किया, यहाँ तक कि स्वयं हरिंदर जी ने भी खंडन नहीं करा कि मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है त्रिवेंद्र जी से। तो हम तो सब यही मानते थे कि ये इनकी पत्नी, दोनों की पत्नियां बहनें हैं, जो साडू हैं आपस में। तो अच्छा, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन ये तथ्य क्योंकि आगे चल के महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा हूँ। ये बात फिर वही समाप्त हो गई, मेरी तरफ से खत्म हो गई। उमेश शर्मा वर्सेस त्रिवेंद्र रावत ये मामला बन गया, सब ठीक चल रहा था। इसी बीच 2020 में मैं तो उस दिन मसूरी के पास, क्योंकि लंबे टाइम से घर पे बैठे बैठे
बोर हो गए थे, तो मसूरी के पास मेरा पुराना लोगों से परिचय है, तो मैं एक अपने मित्र के उसका घर पे ही एक छोटा सा गेस्ट हाउस बना रखा है। मैंने कहा यार 1-2 रात मसूरी रहना चाहते हैं। मैं 10-12 साल मसूरी में एक रिजॉर्ट भी चलाया, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ की याद भी आ रही थी। उसी गांव में उनका घर है, मेरा वहाँ गांव वालों से क्यारकुली गांव में बड़ा प्यार है। तो मैं रात को वहाँ था, मुझे रात 2:30 बजे 3 बजे राजेश शर्मा जो पत्रकार हैं उनके घर से फोन आया कि भैया ऐसे ऐसे करके अभी राजेश जी को पुलिस उठा करके ले गई। कहाँ ले गई कि पता नहीं कहाँ ले गई। फिर हम रात भर सोई नहीं, एक दूसरे से बातचीत करते रहे। फिर सुबह तक FIR कॉपी आ गई, तो पता लगा कि वो जो जिस अमृतेश चौहान ने पहले त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में वो सारे सबूत दिए थे कि ये आपकी सरकार गिराना चाह रहा है, उमेश शर्मा, और राजद्रोह का मुकदमा इस पर लगे, उसकी FIR पर राजद्रोह लगी थी। अब मालूम चला कि उसको भी त्रिवेंद्र जी ने अभियुक्त बनवा दिया है। त्रिवेंद्र जी ने बनवाया कैसे, मैं आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ बताना चाहता हूँ। रिपोर्ट तो करी हरेंद्र जी ने कि मेरा नाम, अच्छा हरेंद्र जी को रिपोर्ट करनी बनती थी। जब उन्होंने कहा मैंने तो अपने अकाउंट चेक कर लिए, मेरे किसी अकाउंट में पैसे नहीं आए, तो उन्होंने उसी अमृतेश के, जिस अमृतेश ने पहले त्रिवेंद्र जी के पक्ष में रिपोर्ट लिखवाई थी कि आपकी सरकार गिराना चाहता है, इस बार उसी के खिलाफ, उसी अमृतेश के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा नेहरू कॉलोनी थाने में उनके कुछ बयानों पर, सिर्फ हरेंद्र जी के कुछ बयानों पर, जो बयान उन्होंने अपने अकाउंट्स के बारे में दिए, उसकी जांच होती तब FIR होती, लेकिन ना वो उन्होंने सीधे उसको FIR कर लिया। और वही सारे मामले जो 2018 में उमेश शर्मा पर लगाए थे, इस बार उमेश शर्मा के साथ साथ पत्रकार राजेश शर्मा और रांची के अमृतेश के ऊपर भी लगा दिए। मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं, उम्मीद है आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि असली मामला तो अब शुरू होता है, असली मामला अब शुरू होता है। और इन सबको, इसमें राजेश शर्मा और शिव कुमार जो हैं हमारे शिव प्रसाद सेनवाल, पर्वत जन के चीफ एडिटर हैं, अब तो UKD के बड़े वरिष्ठ नेता हैं और बड़े जनप्रिय लोकप्रिय नेता हैं। उन्हीं का चैनल है पर्वत जन, जिस पर आप लोग उत्तराखंड की बड़ी बड़ी डिबेट्स आप देखते हैं। वो उसके स्वामी हैं संभवतः, या चीफ एडिटर भी हैं। राजेश पोलखोल बहुगुणा, जिसके आज फेस बन गए हैं, जो जनता की आवाज उठाने के लिए आज प्रसिद्ध हो चुके हैं। मैं उसी चैनल के शिव प्रसाद की बात कर रहा हूं। उनकी भी गिरफ्तारी हो गई और राजेश शर्मा की भी गिरफ्तारी हो गई, और उन पर आरोप लगे राजद्रोह के। उमेश शर्मा तब तक इनके हाथ नहीं आए थे, और अमृतेश का फोन मुझे सुबह ही आ गया। मैं तो अभी मसूरी था, मैंने कहा क्या हुआ, कहने लगे ये क्या सुन रहा हूँ। मैंने कहा भाई अब तो तुझे लपेट दिया, तेरे तो मित्र हैं त्रिवेंद्र, तेरे से पैसे भी ले लिए जैसा कि तू कह रहा है, और अब तेरे ऊपर ही कहने लगा कि ये पिछले दिनों मुझे इन्होंने बुलाया था और बुला करके पैसे देने के लिए कहा था, और फिर मुझे दिए नहीं, तो मैंने इनके खिलाफ वीडियो बनाए, इनके खिलाफ मैंने एक लोकल स्थानीय चैनल में इंटरव्यू दिया, तो अब क्या इन्होंने मुझे बना दिया। मैंने कहा नहीं, ये मैं कैसे मान लूँ। तो कहने लगा मेरे पास ऑडियो है मेरे और रमेश भट्ट कौन है? रमेश भट्ट है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के ऑफिशियली, जो उनके मीडिया सलाहकार हैं, जो अपॉइंटेड हैं, जो तनख्वाह लेते हैं हमारी उत्तराखंड सरकार के ट्रेजरी से मीडिया सलाहकार के नाम पर। वो गए, उन्होंने जब ऑडियो भेजा, वो ऑडियो मैंने पहले भी लगाया था, मैं आजकल में फिर लगा दूंगा उसको। उस ऑडियो में रमेश भट्ट गिड़गिड़ा रहे हैं उसके सामने, उसके जो अमृतेश चौहान है, और गिड़गिड़ा के बार बार कह रहे हैं भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं CM का ये हूँ, तो मेरी बातें रिकॉर्ड कर ले, तुझे भरोसा नहीं है तो कर ले, तेरे और त्रिवेंद्र जी के बीच में, CM के बीच में जो जो ग्रीवांसेस हैं वो मैं तेरी सारी दूर करा दूंगा। तो ये सिद्ध हुआ कि इन दोनों के बीच में ग्रीवांसेस तो थी, दोनों के बीच में निश्चित थी। ये दावा मैं कर रहा हूँ कि इनके बीच में ग्रीवांसेस थी, झगड़ा था कोई, और वो झगड़ा लेन देन का था, ये दावा अमृतेश कर रहे हैं, और अमृतेश ने उसके सबूत भी भेजे और कहा तू अपनी सारी चीजें। और जब ये बोल रहे हैं यहाँ से रमेश भट्ट की मैं तेरे पास पहुंच गया हूं, तेरा टिकट है, तू आ जा, मेरे घर रहेगा, तो फिर ये आ गए, उत्तराखंड आ गए। आगे उन्होंने फिर ये बताया कि वो भी ऑडियो मैंने आपको अभी भेज दिया, वो उसने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, वो मेरे पास है, मौजूद है। मैं बिना तथ्यों के बात नहीं करता, वो मेरे पास अभी भी मौजूद है। मैं उसको आज मुझे लगाना चाहिए था एडिट करके, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लगाया। वो यहाँ आ गए तो उसका कहना यह है कि इन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं, ये उसने कहा। और जब उनकी और रमेश भट्ट की बातचीत हो रही है, त्रिवेंद्र CM के मीडिया सलाहकार की, तो उस बातचीत में वो बार बार कह रहा है कि ठीक है भैया, आओगे जो दिलाओगे, मैं मेरे 2 अकाउंट है, मैं उसमें जमा कर दूंगा। यानी
बात पैसे की थी, जिसको रमेश भट्ट मना नहीं कर रहे। अगर पैसे की बात ना होती तो रमेश भट्ट कहते भाई अकाउंट कहां से बीच में आ गया, लेकिन उसने कहा हाँ जो तुम चाहोगे वो कर लेना, आ जाओ एक बार, तुम्हारा टिकट भेज रहा हूं, टिकट भी तुम्हारा मैं अपने अपने खाते से बुक करा के भेज रहा हूं। ये सारी वार्ता मेरे पास रिकॉर्डेड है। इसको ना रमेश भट्ट डिनाई कर सकते हैं, ना त्रिवेंद्र रावत डिनाई कर सकते हैं, और ना अब अमृतेश चौहान, क्योंकि वो भी बड़े जरा जल्दी दबाव में आने वाले व्यक्ति हैं। पता नहीं कल को फिर वो मुकर जाएं। तो मेरे पास लेकिन सबूत है, मैं बिना सबूत की बात नहीं करता। अमृतेश भी मुकर गए तब भी मेरे पास सबूत है। मैंने वो सब व्हाट्सएप बिल्कुल सर्टिफाई करा के अपने पास उसके प्रिंट आउट लेकर के रखे हुए हैं। अब इस मामले को लेकर के, उन्हीं मामलों को जिन 2018 में त्रिवेंद्र रावत की सरकार गिराने वाले प्रकरण में, गिराने की कोशिश के प्रकरण में राजद्रोह का मामला बना करके वो मामला बेल जिस पर हो गई थी, या वो मामला हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से स्टे किया हुआ है, वही सब मामले दोबारा से बना दिए गए। और उन मामलों में, उसी मामले में जिसमें एक बार बेल मिल चुकी, इन सबको दोबारा से अरेस्ट कर लिया। उमेश नहीं इनके हाथ में आए, उन्होंने तुरंत कोर्ट का रुख किया, अपने हिंदुस्तान के नामी वकीलों को लेकर के गए और उनको कोर्ट से रिलीफ मिला। अब 28 तारीख पे आता हूं, परसों की 27 तारीख पे। परसों क्या हुआ, 2 दिन पहले, जब ये यहां से इनकी अरेस्टिंग वगैरह हो गई तो उन पे तो हाथ के हाथ स्टे मिल गया उमेश को। शायद 53 दिन के बाद शिव प्रसाद को भी इसमें जमानत मिल गई, और 33 दिन के बाद पत्रकार राजेश शर्मा को भी जमानत मिल गई। उमेश शर्मा को बाहर मिल गई, उनको कोर्ट में, थाने में सरेंडर नहीं होना पड़ा। और मेरी जानकारी में, अब कुछ और डेवलपमेंट हुआ हो अंडर हैंड तो मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में आज भी जो रांची वाले अमृतेश हैं उनका स्टेटस फरार, 27 तारीख तक तो फरार था। और इस 27 तारीख को जो जजमेंट आया उसमें रिलीफ मिला कि नहीं मिला मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में कोई दावा नहीं करता। पिछली 27 तारीख को जो हमारी विद्वान न्यायाधीश ने जो जजमेंट दिया, उसमें सबसे पहले तो कहा ये पूरी एफआईआर इलीगल है। इस एफआईआर में वही तथ्य हैं जो 2018 की एफआईआर में थे, और एक ही मामले पर 2-2 बार एफआईआर नहीं हो सकते। और उन्होंने वो बहुत कड़वे कमेंट्स करके उन्होंने वो उसको निरस्त कर दिया, उस एफआईआर को ही क्वैश कर दिया। उन्होंने कहा ये एफआईआर मतलब लिखी ही क्यों गई, इसको क्वैश ही कर दिया। वो अब भविष्य में कभी उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, वो अब पढ़ी भी नहीं जाएगी कभी, मतलब इतना कड़ा उसमें स्टैंड लिया। और उसके बाद जो इस बीच मुद्दे और बहुत सारे उमेश शर्मा ने दिए थे, जिसमें त्रिवेंद्र रावत के करीबी, उनके बैडमिंटन पार्टनर, उनके हमेशा के सुख दुख के, उनके और भी जो राजनीतिक जोड़ तोड़ होती है उसके साथी एक संजय गुप्ता है, एक होटल एसोसिएशन वाले हैं जो उनके डिक्लेयर्ड उनके मित्र हैं, वो उनके भाई, सगे भाई वीरेंद्र, जिनको शायद शॉर्ट फॉर्म में बिल्लू भी कहते हैं, मेरे ख्याल बिल्लू ही होंगे वीरेंद्र, वो उनका नाम लेकर के, और जो सबूत इस बीच उमेश शर्मा ने प्रस्तुत किए थे कि स्टिंग के माध्यम से, वो सारे के सारे जो कोर्ट में जमा करे, तो उसका कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि तो सिर्फ एक मामला है। आप आईओ कह रही हैं कि ये हरिंदर जी और त्रिवेंद्र जी में कोई रिश्तेदारी नहीं है, ये तो एक मसला था कि आपने सिर्फ इसी तथ्य की जांच करी, और ये इतने सारे 11 बिंदु और उठाए हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा ये तो इतने सारे बिंदु हैं। वो संजय गुप्ता लेन देन की बात कर रहे हैं, वीरेंद्र कह रहे हैं कि वो अधिकारियों को ऑबलाइज कर रहे हैं, वो एक सबने देखा वो वीडियो उसमें आया जिसमें वीरेंद्र कह रहे हैं कि अधिकारी यहीं आके काम करता है, हमारा तो नदियों का ठेका भी यहीं से होता है, फॉरेस्ट के सारे डीएम यहीं बैठ करके हम बुलाते हैं, वैसे हम काम करवाते हैं। और जैसा उमेश शर्मा दावा कर रहे हैं, उन्होंने एक बार 5 लाख, एक बार 3 लाख, एक बार 2.5 लाख, अब इस पर तथ्य देखे होंगे, तभी तो हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने उसमें कहा कि इन सारे मामलों पर भी तो जांच हो, इन सब मामलों पर भी तो जांच हो। अब क्योंकि आप जानते हो पुलिस तो अपने पॉलिटिकल बॉस को खुश करने के लिए दबाव में आ जाती है, हमेशा आती है, उनके अपने अस्वार्थ होते हैं और मजबूरियां भी हो गई हैं, कुछ ट्रेंड ऐसा हो गया, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं खाली इसमें भाजपा को दोषी नहीं मानता, जो भी दल सत्ता में आता है वो पुलिस का मिसयूज करता है। हाँ, ये पुलिस की कमजोरी है कि वो उनके दबाव में आ जाते हैं, होते हैं कुछ जो नहीं आते, अधिकांश लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, अच्छी पोस्टिंग के लिए, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए लोग अक्सर दबाव में आ जाते हैं।
इस केस में भी यही हुआ। तो वो सारे मुद्दे जो झारखंड की व्हाट्सएप की रसीदें हैं, बैंकों में जमा पैसा करने की रसीदें, उसकी किसी की जांच नहीं करी, सिर्फ इतनी जांच करी कि ये दोनों तो रिश्तेदार हैं नहीं, इनकी रिश्तेदारी नहीं है और उमेश शर्मा का ये आरोप झूठा है। तो कोर्ट ने इस पर बड़ा गहरा संज्ञान लिया, बहुत गंभीर रूप से इसको माना और कोर्ट ने फिर इस पर स्वतः सीबीआई की जांच बैठा दी। सीबीआई की जांच के आदेश किसके खिलाफ? जो उमेश शर्मा के ये आरोप हैं। और ये कहना कि इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम नहीं है, नहीं, गलत है। ये मेरे पास ये पड़ा है, मेरे पास जजमेंट है, ये 83 पेज का जजमेंट है, 83 पेजेस का। इसमें कम से कम 250 जगह हमारे कोर्ट ने, न्यायालय ने, इसमें TSR CM लिखा हुआ है, त्रिवेंद्र सिंह रावत CM इसमें। तो ये कहना गलत है कि ये TSR के बारे में नहीं है, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत CM के बारे में है, जो कल मुन्ना सिंह चौहान पूरे देश को गुमराह करके चले गए ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मैं कह रहा हूं वो आपको गुमराह करके गया है। मैं ये सीधा सीधा मुन्ना सिंह चौहान पर आरोप लगा रहा हूं कि आपने एक न्यायालय के आदेश का मिस इंटरप्रिटेशन किया है अपने राजनीतिक हित साधने के लिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मुन्ना सिंह चौहान जी, ये आइए मुझसे एक बार बहस तो करिए, मैं देखता हूं, आप अपने साथ वकील को लेकर के आइए। मैंने इसका एक एक शब्द पढ़ा है और पढ़ के उसका अर्थ भी समझा है। तो 48 घंटे के अंदर SSP/DIG और CBI इनको रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा है, जो आज शाम को खत्म हो जाएगी। तो ये एक गंभीर संकट है, आज शाम तक का डेडलाइन है। इस बीच किसी और कोर्ट से कोई रिलीफ अगर नहीं मिला तो अब यहां प्रश्न ये पैदा होता है कि त्रिवेंद्र रावत जांच से क्यों घबरा रहे? न्यायालय ने यही तो कहा कि आप उस पर जांच करिए, यही तो कहा जांच करिए, और आप भी कह रहे हैं कि जांच करिए, ये केस झूठे। तो आप ये रिपोर्ट जो है इसको आप रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मैं किसी कोर्ट के मामले में दखल नहीं दे रहा, मैं आपको तथ्यों से अवगत करा रहा हूं, क्योंकि आप सब सोचते होंगे कि आखिर ये मामला क्या है। तो ये मामला ये है, शाम तक आप भी इंतजार करिए, जो डेवलपमेंट होंगे हम फिर दोबारा बात करेंगे। थोड़ा सा लंबा समय ले लिया, लेकिन जब तक मैं आपको पूरी बात नहीं बताता आपको समझ में नहीं आती। अब तथ्य ये है कि उमेश कुमार ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके समर्थन में उन्होंने हाई कोर्ट में ऑडियो क्लिप्स, वीडियोस, उनके ट्रांसक्रिप्शन के साथ व्हाट्सएप की कॉपियां और बहुत सारे इस तरह के तथ्य दिए हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक या किसी दूसरे अपॉइंटमेंट के मामले में कुछ लेन देन का प्रकरण है, और ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। इस भ्रष्टाचार पर न्यायालय ने बहुत गंभीर होकर के CBI जांच का, आज शाम को उसकी समय सीमा समाप्त हो जाएगी, तब तक FIR करने के लिए SSP/DIG और CBI बाध्य है कि उनको ये करना पड़ेगा, अगर किसी और कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला तो। इसमें आगे क्या होता है ये आपसे, अगर आज डेवलपमेंट होगा तो मैं कल फिर आपके सामने डालूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। मुझसे फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे जुड़िए, मुझको सब्सक्राइब कीजिए, मुझको शेयर करिए, कमेंट्स लिखिए, क्योंकि आपकी ताकत एक आवाज़ बन करके हमारी सरकारों के कानों में गूंजेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।